अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 24 नवंबर का एहतजाज नाकाम होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तंजीमी बहरान ये किसी से ढका छुपा नहीं है। सफ़े अव्वल की लीडरशिप जेल में होने की वजह से PTI के अंदर बेहतर सियासी फैसला साजी का फुकदान भी वाज़े है। एक तरफ PTI दोबारा सड़कों पर आने का इंदिया दे रही है, वही जेलों में कैद पार्टी के सीनियर रहनुमा जो हैं वो एहतजाजी तहरीक रोकने का मुतालबा कर रहे हैं। लग रहा है कि शायद जेलों में कैद लीडरशिप मौजूदा क़यादत की सियासी हिकमत अमली से खुश नहीं है। कोट लखपत जेल में कैद PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और डॉक्टर यास्मीन राशिद, इनकी तरफ से मीडिया के नुमाइंदों के ज़रिए एक पैगाम दिया गया ख़त के ज़रिए कि एहतजाज को ख़त्म किया जाए और मौजूदा पार्टी क़यादत पर जोर दिया कि इस्लामाबाद में शहीद जो कारकुन हैं उनके लिए मुल्क गीत सोग का ऐलान किया जाए। PTI पर पाबंदी और KP में गवर्नर राज लगाने पर रद्द-ए-अमल देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत को वार्न किया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी बड़ी गलती होगी। माजी में तहरीक लब्बैक और अवामी तहरीक पर पाबंदी लगाकर क्या हासिल हुआ था। अदालत में एक पेशी पर शाह महमूद कुरैशी ने सहाफ़ियों को बताया कि हुकूमत से ये दरख्वास्त भी की कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए ताकि वो कौमी मुफाहमत और इत्तफाक राय के लिए अपना नुक्ता नज़र इमरान खान तक पहुँचा सकें। नायब कप्तान ने खुद को पार्टी फैसलों में अहमियत ना देने का ये शिकवा पहले भी तकरीबन 2 हफ्ते पहले उनकी तरफ से ये शिकवा आया था, बल्कि फाइनल कॉल से पहले 16 नवंबर को उन्होंने मौजूदा पार्टी क़यादत से कहा था कि मेरा 40 साल का सियासी तजुर्बा है, मुझसे भी मशवरा ले लें, क़यादत के पास अगर टाइम हो हमसे भी आकर मिल लें। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त 9 मई समेत मुख्तलिफ मुकदमात में कोट लखपत जेल में कैद काट रहे हैं। नाजरीन, 24 नवंबर के एहतजाज में नाकामी के बाद PTI में इख्तलाफात इंतहाओं पर हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के अलावा कोई भी रहनुमा एहतजाज में नजर नहीं आया। मरकज़ और पंजाब की क़यादत मंजर से गायब रही। एहतजाज में शिरकत न करने पर मरकज़ी और पंजाब की क़यादत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से पार्टी की तरफ से पार्टी के रहनुमाओं ने इस्तीफ़े देने शुरू कर दिए, लेकिन बाद में सलमान अकरम राजा ने इस्तीफ़ा अपना वापस भी ले लिया। सवाल यह है कि क्या एहतजाज में नाकामी की कहीं बड़ी वजह पार्टी क़यादत का इमरान खान के अलावा जेलों में कैद बाकी लीडरशिप को नज़रअंदाज करना तो नहीं है? फैसलों में जेलों में कैद लीडरशिप को क्यों एतमाद में नहीं लिया जाता है? सवाल ये भी है कि PTI जो दोबारा सड़कों पर आने का इंदिया दे रही है, क्या ये समझते हैं कि अब की बार ये एहतजाज करने के लिए जाएंगे तो जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है वो फूलों के हार लेकर खड़े होंगे? एक तरफ कहते हैं कि हमें एहतजाज में हमारे रास्ते रोके जाते हैं, फायर किया जाता है, गोली चलाई जाती है, तो क्या ये ख़तरा दोबारा नहीं होगा? किस बिना पर तहरीक इंसाफ दोबारा एहतजाज की तैयारी कर रही है और गंडापुर साहब कह रहे हैं कि अब की बार हम हथियार साथ लेकर आएंगे? अभी भी आप लोग कौन सा इस इल्ज़ाम से जो हैं वो बरी ज़िम्मा हो गए हैं कि जो हुकूमत आप लोगों को ये कह रही है कि आप लोगों की तरफ से जो है वो फायर किए गए, आप लोगों की वजह से पुलिस एहलकार जो थे, रेंजर्स के लोग शहीद हुए। तो बात यह है कि दोबारा इतनी नाकामी के बाद, इतनी रुसवाई के बाद कोई आप लोगों को भगौड़े कह रहा है, कोई कह रहा है दुम दबा के भाग गया, लोगों को जो है ना वो रुसवा कर दिया, PTI की जो ज़ाहिर कारकुन मायूस है। तो ये दोबारा किस तरह आप लोग दोबारा इस तरह एहतजाज की कॉल दे सकते हैं? प्लान है क्या आप लोगों के पास? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भच्चर साहब आपका। भच्चर साहब, अभी तो पहली नाकामी अभी आप लोगों से वो PTI जो है उस पर ही एक दूसरे से इतना लड़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा पहले ही डिवीज़न तो थी, अब एक दूसरे पर इल्ज़ामात बाहर से किसी ने क्या लगाने हैं, आप लोग तो एक दूसरे पर इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आज अली मोहम्मद खान साहब की एक ऑडियो लीक का बड़ी गूंज है। वो कहते हैं जो ऑडियो लीक मुबैना तौर पर ऑडियो लीक में जो कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान की हिदायत के बरक्स होने वाले इकदाम, और उन्होंने बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि इस्लामाबाद पहुंच जाए, D चौक जाने का उन्होंने नहीं कहा था। खान साहब ने 25 नवंबर को कहा था कि संगजानी बैठ जाएं, D चौक ना जाएं। खान साहब को तो यह भी नहीं पता था कि बुशरा बीबी एहतजाज में शिरकत कर रही हैं। फिर उन्होंने यह भी कहा, ये अली मोहम्मद खान साहब की मैं मुबैना तौर पर जो ऑडियो लीक है उसके बारे में बात कर रही हूं, कि वो कहते हैं कि हमने इस मामले पर इमरान खान से शिकायत की कि पार्टी के रहनुमा की तरफ से एहतजाज का ऐलान होना चाहिए था। अलीमा खान साहिबा ने यह क्यों किया? क्योंकि इमरान खान साहब तो कहते थे कि हमारी पार्टी में मौरूसियत नहीं है,
मतलब कि अपनी पार्टी के अंदर से इतनी ज्यादा बदएतमादी और इतनी नाराजगियां हैं, बाहर से तो किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और इन हालात में दोबारा एहतजाज की कॉल, क्या ये एक और गलत फैसला आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए, दोबारा एहतजाज की कॉल तो जी मेरा नहीं ख्याल कि वो जो 7 दिसंबर की थी वो कॉल है, वो एक फेक सा सोशल मीडिया पे चला है। अभी तो देखिए, एहतजाज तो हर जमात का हक है, और मैं ये समझता हूँ कि जो वाकया उधर हुआ है वो एक पुरअमन हमारा एहतजाज था और उसको सबोताज किया गया है, आपको भी पता है, सबको पता है। और उसमें मैं एक जब तक आप अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे डिटरमिन रहेंगे तो हकायक सामने नहीं आते, हमेशा ये होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई हम एक तरफ से डटे हुए हैं, वो डटे हुए हैं। इस पे बैठ के बेशक एक इंक्वायरी करवाएं कि असल में वहां पे हुआ क्या। देखिए, हम तो 3 दिन पहले चले हुए थे, दरमियान में कहीं कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ कि कोई इस किस्म का इकदाम उठाना पड़े। बाकी जो आप बात कर रही हैं कि दोबारा हम कर रहे हैं अपना एहतजाज, देखिए एहतजाज तो हर जमात का एक फंडामेंटल राइट है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम दोबारा एहतजाज नहीं करेंगे, बट जो कल एक मतलब कि दोबारा एहतजाज करेंगे भले ही और कारकुन जो है वो मारे जाएं। अभी तो आप सैकड़ों से शुरू हुए थे, 12 पे आ गए। मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन जो कल वाला हुई है कि कल जो 7 दिसंबर की एक सोशल मीडिया पे खबर चली है, तो वो बिल्कुल गलत है। अभी इसमें देखें, पॉलिटिकल पार्ट अपना पॉलिटिकल कमेटी है, हमारी कोर कमेटी नहीं, खबरें थी कि तहरीक इंसाफ केपी की पार्लिमानी पार्टी ने भरपूर तैयारी के साथ दोबारा इस्लामाबाद जाने का फैसला किया, और इस बार गंडापुर साहब ने कहा है कि अब आप गोली चलाएं, हथियार हम भी साथ लेकर आएंगे। देखिए, वो उस कॉन्टेक्ट में गंडापुर साहब की अगर आप पूरी बात सुने तो उन्होंने कहा है कि हम हथियार, हमारे पास भी हथियार हैं, लेकिन हम तो देखिए, हमें तो ये पता ही नहीं था कि इस एक्सट्रीम हद तक उधर ये वाकया होगा। नहीं तो आपको क्या पता था? फूलों के हार लेके खड़े होंगे, वेलकम करेंगे, खाने पेश करेंगे। मैं अर्ज करता हूँ, सियासी जमातों पे शेलिंग होती है, कोई डंडा सोटी हो जाती है, लेकिन ये तो जो हुआ है उधर, ये किसी सियासी जुलूस पे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक हर सियासी जमात, ये जो एक्सट्रीम हद तक गए हैं, ये कोई सियासी जमात कारकुन लोग, जलसे भी हुए हैं, धरने भी हुए हैं, इस्लामाबाद में धरने हुए हैं, सारा कुछ हुआ है, लेकिन ये उस हद तक ये बात नहीं गई जिस हद तक। लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं कि एहतजाज करना हमारा हक है। चले, पहले नहीं पता था कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस हद तक जाएंगे। चले, अब तो उन्होंने अपनी हद भी दिखा दी आपको, अभी भी सब्र नहीं आ रहा पीटीआई को। नहीं, हम अभी ऐलान नहीं कर रहे, हम तो देखिए एक पूरा प्लान करके एक पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। और अली मोहम्मद साहब की जो तो ये आप लोग डिमांड करें कि इस पे जुडिशियल कमिशन बने, चीफ जस्टिस साहब इस पे कोई कमीशन बनाए। हम तो कर रहे हैं ना जी, हम तो कर रहे हैं इस बात को, हम तो डिमांड कर, हम तो 9 मई का भी कर रहे हैं, इसका भी कर रहे हैं, हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन जितने आप लोग नंबर्स बता रहे थे, हुकूमत तो चैलेंज कर रही है बार बार कि जितनी डेथ्स आप लोग बता रहे हैं, हलाकतें बता रहे हैं, कोई कवायफ, कहीं जनाजे पड़े गए होंगे, कहीं मयतें, कहीं कोई लवाहिकीन होंगे, कोई रिश्तेदार, कोई उनकी फैमिलीज, कोई सामने लेकर आए ना। सैकड़ों से शुरू हुए आप लोग, 12 पे आ गए। डर और खौफ इतना है कि हम ये राब्ते कर रहे हैं और ये बड़ी जल्दी इंशाअल्लाह ताला ये सामने भी आ जाएगा। डर और खौफ है? एक बात अब आपको पता होगा शायद कि जो एक हमारा बच्चा शहीद हुआ है केपीके में, उसके 2 भाइयों पे पर्चा करा दिया गया। अच्छा, इस्लामाबाद। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि जो सामने आएगा, मतलब कि जो शहीद हुआ होगा उसकी फैमिली को उल्टा तंग करेंगे, ये कह रहे हैं आप, इसलिए लोग सामने नहीं आ रहे? हाँ, अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ। और दूसरी बात मैं आपको अर्ज कर दूं, देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब की आपने बात की, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, उनको भी नहीं मिलवाया जा रहा। अब बात यह है कि उनसे मुलाकात नहीं होने दी जा रही। अच्छा, उनको अडयाला जेल में थे तो कभी कभी जो इकट्ठी तारीखें होती थी तो उनको मिलवा दिया जाता था, उनकी मुलाकात बानी पीटीआई से हो जाती थी, उनके जो वर्ड्स थे वो एक्सचेंज हो जाते थे, वो बात कर लेते थे, पार्टी के बारे में बात हो जाती थी। अच्छा, इधर पोजीशन ये है कि जो कोट लखपत में हमारी क़यादत है, मियां महमूद रशीद साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा है,
एजाज चौधरी साहब है, उमर सरफराज चीमा साहब है, इनको नहीं आपस में मिलने दिया जा रहा, हमें इनसे नहीं मिलने वो तो दिया साहब जा रहा। एहतजाज खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो तो मुफाहमत की बात कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि मुफाहमत के बात करना चाहता हूँ, मेरी इमरान खान से मुलाकात की जाए, लेकिन बाहर की जो लीडरशिप है ये मुफाहमत करते हुए ये तो नजर ही नहीं आती है, ये तो चढ़ दौड़ने की बात करते हैं। देखिए उनकी इसी बात को तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि अगर उनको मिलवा दें, देखिए हम गए थे 5 लोग, आपको भी पता होगा, हमें इन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा अबडक्ट कर दिया चौकी अडयाला में। अब जब सियासी क़यादत को ये मिलने ही नहीं देंगे खान साहब से, तो देखिए अब क्या हो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं भच्चर साहब, आप मानते हैं इस चीज को कि जो नाकामी थी, लैक ऑफ प्लानिंग नहीं थी, कोई प्लान ए बी सी, कोई एक प्लान नाकाम हो जाता है उसका कोई अल्टरनेट नहीं था, कोई प्लान बी कोई प्लान सी नहीं था, कोई मरकजी लीडरशिप नहीं थी। आम बंदे को कितनी दफा कॉल देंगे कि आम बंदा सिर्फ गोलियां खाने के लिए और बुशरा बीबी और गंडापुर साहब भागने के लिए? देखिए इसमें मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, जो इसमें थोड़ा सा ये जरूर हुआ है कि पंजाब का ये था कि अगर हम किसी जगह पे एक दिन रुक के पंजाब को वेट कर रहे थे, क्योंकि पंजाब निकल रहा था आहिस्ता आहिस्ता। आपको पता है कि जो पंजाब में हाल हुआ है, लोगों का डिस्ट्रिक्ट इन्होंने बंद कर दिया, इवन आपका लाहौर शहर आप देख लेंगे किस तरह बंद था। ये तो एक्सपेक्टेड था ना भच्चर साहब, ये सब एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड था, आई नो, बट मेरी बात आप कंप्लीट होने दें। बात ये है कि हमारा ये ख्याल था कि हम अगर किसी जगह पे खड़े हो जाते, ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि अगर हम पंजाब का वेट कर लेते तो हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती, क्योंकि पंजाब के लोग दूसरे दिन शाम को जब उधर ये वाकया हो गया निकलने में कामयाब हो गए। और आपको शायद पता हो कि ये खुशाब और सरगोदा और मुल्तान इस साइड पे उस रात लोग निकले, और लोगों को फिर जब इधर से ये वाकया हुआ तो लोग रास्ते से वापस हुए हैं, ये हकीकत है। लेकिन पंजाब उस तादाद में फस्ताहियत की वजह से नहीं निकल सका, इसको हम एडमिट करते हैं, लेकिन पंजाब की आप सूरत हाल देखें। अच्छा, मुझे एक और चीज बताएं, अताउल्लाह तारड़ साहब ने आज एक बड़ी और इम्पोर्टेंट बात की कि मुराद सईद इस जुलूस में शामिल थे, वो जंगजू अपने साथ लेकर आ रहे थे, तो वो तो इस तरह बात कर रहे थे जैसे उनके पास बड़ी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो क्या मुराद सईद साहब मैं वैसे तारड़ साहब की बात को कुछ इतना सीरियस इसलिए नहीं लेता कि वो तो बात पता नहीं कहाँ से बात उठा के कहाँ फेंक देते हैं। अब मुराद सईद अगर थे तो उनकी कोई, इनके पास विजुअल कोई चीज, इनकी वीडियो कोई चीज इनकी है तो ले आइए, तो फिर कहेंगे कि जो हमारे कारकुन फौत हो गए या मर गए या पहले चले गए, नहीं मुल्क साहब को भी ये तो कहेंगे वो भी थे। यानी ये अजीब बात है इनकी। ये अब उल्टा देखें, ये जो काम कर रहे हैं ना जी, ये इनके गले पड़ेगा, कभी भी इस तरह नहीं होता। आप सबको छोड़ दें, जिस तरह इन्होंने ये मॉडल टाउन वाला वाकया आज भी सबको याद है और बड़े अच्छे तरीके से याद है, वो किसके गले पड़ा आज तक? देखिए वो किसके गले पड़ा कि कब तक जुल्म होता रहेगा, आखिर गले पड़ेगा ना जी। अब ये बात करके हम चुप हो जाएं कि पिछला गले नहीं पड़ेगा तो ये भी नहीं पड़ेगा, इनके गले पड़ेगा। जब जुल्म की इंतहा होती है तो फिर पकड़ आ जाती है, तो ये जुल्म की इंतहा हुई है। आखिरी सवाल, आप समझते हैं कि कारकुन मायूस हो चुका है या आज भी उतना ही चार्ज है? देखिए कारकुन मायूस मैं इसलिए नहीं समझता कि हो चुका है कि ये जो वाकया हुआ है ये एक्सपेक्टेड नहीं था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम एक फेडरेशन की सबसे बड़ी जमात है, ये कहते रहे पाबंदियां लग जाएंगी, ये बिल्कुल अकल, ये एमको की जन्नत में रह रहे हैं, ये बातें ग्राउंड पे नहीं हो सकती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी तरह मुतहद है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हर जमात में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी है, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि कोई इस वाक़े, देखिए मेरी बात सुने, 2007 में भी नवाज शरीफ के लिए कौन निकला था जब सऊदी अरब से वापस आए थे? एक बंदा भी नहीं निकला था। तो सियासी जमात को खत्म हो गई थी। सियासी जमातें नहीं खत्म होती, इनको ये बड़ी भूल लगी हुई है। सियासी जमातें रहती हैं और वो अपना काम करती हैं। ये जरूर होता है कि अप्स एंड डाउन थोड़े बहुत आते रहते हैं, बट इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास स्ट्रीट पावर मौजूद है और वो जिस वक्त चाहे अपनी पावर शो कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। दिसंबर का सर्द मौसम है, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान का जो सियासी दर्जा हरारत है ये मुसलसल बढ़ रहा है। कहते हैं कि इंतकाम का जो चक्कर होता है ये कभी ख़त्म नहीं होता। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तानी सियासत इस वक्त पिछले कुछ सालों से इंतकामी गोल चक्कर पर घूम रही है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। 90 की दिहाई मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी चपकलिश में गुजरी। जिसको हुक्मरानी मिली वो अपने मुखालिफिन को निशान इबरत बनाने की कोशिश में ही नजर आया। फिर 2010 के बाद तहरीक इंसाफ सियासी मैदान में उतरी और वो भी इसी खेल का हिस्सा बन गई। 2018 में अगर पीटीआई पर आरटीएस बिठाकर इलेक्शन जीतने के इल्जामात लगे तो इलेक्शन 2024 के नतीजे में बनने वाली लीगी हुकूमत भी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के फ़र्क के इल्जामात तले दबी हुई ही नजर आती है आज भी। पहले नून लीग की क़यादत ने सख्तियाँ बर्दाश्त की, जेलें देखी और अब पीटीआई की लीडरशिप जेलों के अंदर है। पहले नून लीग के बोलने पर पाबंदियां थीं और अब तहरीक इंसाफ के लिए सियासत और एहतजाज को जुर्म बना दिया गया है। सवाल यह है कि पाकिस्तानी सियासत जैसा करोगे वैसा भरोगे के मक़ोले से सबक सीखने को तैयार क्यों नहीं है। सियासतदान सियासी इंतकाम की आग को बुझाने की बजाय इसमें मज़ीद ईंधन क्यों डालते जा रहे हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन पहले ही कम नहीं थी कि पीटीआई के इस्लामाबाद मार्च और हुकूमत के डी चौक ऑपरेशन ने इसमें मज़ीद इजाफा किया है। फाइनल कॉल पर पहरा देने में नाकाम रहने वाली पीटीआई दोबारा तैयारी में है। वो दोबारा इस्लामाबाद आने की बातें कर रहे हैं और इस बार तो गंडापुर साहब कह रहे हैं कि आए, इस दफ़ा आप गोली का इस्तेमाल करेंगे, हम भी हथियार लेकर आएंगे। बात दोनों तरफ ही गर्म है। तो सामने से हुकूमती हलकों से आवाज़ें उठती हैं कि अब पीटीआई पर पाबंदी और केपी में गवर्नर राज लगाए बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अब जाहिर है कि सियासी जमात पर पाबंदी और गवर्नर रूल दोनों ऑप्शन जाहिर है इतने आसान तो नहीं है, क्योंकि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पीटीआई मुल्क की मकबूल तरीन जमात तो है और जिस सूबे में गवर्नर राज लगाने की बातें ये लोग कर रहे हैं वहाँ पीटीआई की मांगे तांगी की नहीं बल्कि 2/3 अक्सरियत की तगड़ी हुकूमत है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी लफ्जी जंग से मुल्क इस वक्त जाहिर है एक महाजराई की कैफियत में तो है। सवाल ये है कि इस महाजराई के सिलसिले को ख़त्म कैसे होना है, बीच का रास्ता कैसे निकलना है। हुकूमत भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना चाहती है तो क्या ये पीटीआई को इंगेज किए बिना मुमकिन है। इस बढ़ती सियासी तलखी में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने बीच बचाव कराने का इशारा दिया है। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश भी जाहिर की है। अब मसला यहाँ ये है कि शाह साहब लाहौर की कोट लखपत जेल में हैं जबकि इमरान खान साहब पिंडी की अडयाला जेल में कैद हैं और जाहिर है ये मुलाकात हुकूमत की मर्जी के बिना हो नहीं सकती। पीटीआई के अंदर से भी मफाहमत की आवाज़ें उठ रही हैं। क्या ये आवाज़ें मौजूदा सूरत हाल में एक वे आउट साबित हो सकती हैं। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए जब हुकूमत भी ये चाहती है कि बात तो हो सकती है, बात होनी चाहिए थी, बात होनी चाहिए। दूसरी तरफ पीटीआई भी क्लेम तो यही करती है कि हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हुकूमत इसको संजीदगी से नहीं लेते हैं। तो इसका हल क्या है? क्या ये तलखी अगर इस तरीके से बढ़ती रही तो क्या ये मुल्क का जो मुआशी जो हालात हैं और जो सियासी इंस्टेबिलिटी तो है ही जो जुड़ी हुई होती है मुआशी स्टेबिलिटी से, तो ज़ाहिर है ये दोनों चीज़ें जब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो कोई एक चीज़ भी में भी इंस्टेबिलिटी आती है तो दूसरा ज़ाहिर सिस्टम वैसे ही ऑटोमेटिकली ख़राब होना शुरू हो जाता है। मैं बात करूँगी, मुझे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपका। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सियासत में इसमें कोई शक नहीं है, तलखी है, गुस्सा है, पीटीआई का रिएक्शन है, हुकूमत का ज़ाहिर है जवाब है। जिस तरीके से पीटीआई के मार्च को टैकल किया गया, आपके ख्याल में यही एक रास्ता था, यही ऑप्शन था, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था पीटीआई के मार्च को टैकल करने का? देखिए, मैंने आपका इब्तिदाइया सुना और जब आप इंतकाम की और इंतकामी सियासत की बात कर रही थी तो एक हद तक तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं कि मवाज़ने तमाम लंगड़े होते हैं। पीटीआई जो है वो एक आम जमात नहीं है, वो एक ख़ास किस्म की जमात है और उसके जो रहनुमा हैं, कायद हैं, वो भी एक ख़ास किस्म के सियासतदान हैं या सियासतदान नहीं है मेरे ख्याल में।
जब आपको याद होगा कि अभी वो हुकूमत में थे, वजीर आजम थे, जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जमा भी नहीं हुई थी या जमा हो गई थी, तो उस वक्त उन्होंने जलसों में, इंटरव्यूज में ये कहना शुरू किया था कि अगर मेरी हुकूमत खत्म होगी तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा। तो वो बात उन्होंने अपने एक्शन से सच साबित करने की पूरी कोशिश की है। अगर वो सियासतदान होते और पीटीआई एक सियासी जमात के तौर पर एक्ट करती तो इमरान खान जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होते। पाकिस्तान के 80% इलाके पर आबादी के एतबार से उनकी जमात की हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। साथ ही आप गिलगित बल्तिस्तान और एजेके को मिला लें, तो अगर ये हुकूमत जो थी पीडीएम की, उसने कोई कारकर्दगी नहीं दिखानी थी तो उसको बहुत आसानी के साथ उनको नुकसान पहुंचा सकते थे सियासी तौर पर, और जो इंतखाबात होते उसके नतायज बहुत फर्क होते। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने 25 मई 2022 से लेके 9 मई 2023, उसके बाद पीटीआई को जब हुकूमत मिली है एक सूबे में, उसके बाद भी कम से कम 3 दफा तो वो चढ़ाई कर चुके हैं। तो पीटीआई ये तय कर ले कि ये सियासी जमात है या गोरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पुरतशद्दुद तरीके से अपने हुकूक और अपने मुतालबात मनवाने हैं, या सियासी तौर पर करते हैं। जैसा कि सोलंकी साहब, पीटीआई का तो हमेशा रद्द-ए-अमल यही है कि हम जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में हर सियासी जमात को एहतजाज का जमहूरी तरीके से राइट होता है, उन्हें भी होना चाहिए। जिस तरीके से 8 फरवरी के इंतखाबात में, कैंपेन में उनके राइट छीने गए, ये किसी जमहूरी मुल्क में नहीं होते। तो इनका तो जवाब यह है कि हमारा एहतजाज शुरू होने से पहले ही हुकूमत जब ये ज़्यूम कर ले कि पुरतशद्दुद होगा, पुरअमन नहीं होगा, तो इसका तो उनके पास कोई हल नहीं है। तो हुकूमत खुद ही ज़्यूम करके खुद ही ऑपरेशन शुरू कर दे, तो इसका पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारा इसमें क्या कसूर है? जी, वो जरूर कहेंगे ये, और उनके पास इसके अलावा कहने के लिए कुछ है भी नहीं। लेकिन जो इस मुल्क की जो सियासी तारीख है वो उसके बिल्कुल उलट है। ये दुरुस्त है कि धांधलियां दूसरी जमातों के साथ भी हुई हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी हुई है, पीएमएलएन के खिलाफ भी हुई है। उनकी हुकूमतें इससे कम अरसे के बाद तहलील कर दी गई 90 की दिहाई में। लेकिन किसी इन जमातों ने ये नहीं किया कि वो पीटीवी पर कब्जा कर लें, वो शायराए दस्तूर पर कब्जा कर लें, वो पुलिस वालों की पिटाई कर लें, वो इस तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करें, पुलिस से लोगों को छुड़वाना। उसके बाद 9 मई को जो हुआ वो किसी तौर पर भी पुरअमन एक सियासी तहरीक नहीं थी। जिस तरीके से ये काम पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, पीएमएलएन ने नहीं किया, तो ये अपने आप का मवाजना ना करें उन जमातों के साथ। अभी भी जो कुछ हुआ है, 100 से ज्यादा आपके लॉ एनफोर्समेंट जख्मी हैं, 4 शहीद हो चुके हैं। ये काम किसने किया था? मौलाना आए थे, यहाँ पर बैठकर गए, बिलावल आए थे अपना जुलूस सिंध से लेकर। तो मुझे बताएं कि कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग जख्मी हुए, कितनी गाड़ियां जलाई गई, कितनी बिल्डिंग्स को आग लगाई गई, कितने दरख्त जलाए गए। मसला ये कि इल्जामात का सिलसिला दोनों तरफ से है। वो लोग अपने फिगर्स दे रहे हैं, जाहिर है सारी जानें कीमती हैं, दोनों तरफ से जाने नुकसान नहीं होना चाहिए था। लेकिन पीटीआई भी ये क्लेम कर रही है कि उनके लोगों को भी जाहिर है नंबर्स में तो उनके जाहिर है वो मुमासलत नहीं है, कोई 1 नंबर बोलता है, कोई 10 बोलता है, कोई 100 बोलता है, कोई 80 बोलता है, लेकिन क्लेम तो वो भी करते हैं कि लोग उनके भी शहीद हुए हैं। देखें, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि हर इंसानी जान कीमती है। जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं या रेंजर्स वाले हुए हैं, उसका सबूत मौजूद है। पीटीआई के पास जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। ये शुरू हुए थे सैकड़ों से, हजारों से, होते होते अब वो कोई 10, 12, कोई 2, कोई 4 इस पे आ गए हैं। हो सकता है कि उनकी वो जो फिगर्स है 10 और 12 की वो दुरुस्त हों,
लेकिन ये तहकीकात हो तो पता चले ना कि वो लोग किस तरह से अपनी जान से गए। ये खुद कहते हैं कि हम कई लाख लोग लेकर आए थे, चले लाख छोड़े 50,000 कर लें, 50,000 के करीब जो लोग हों उन पर पुलिस एक्शन हो या लॉ इन्फोर्समेंट का एक्शन हो, तो कोई सबूत, कोई चीज तो सामने आनी चाहिए ना कि ये लॉ इन्फोर्समेंट की गोली से भरे हैं। कोई तहकीकात का मुतालबा ही कर ले, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर से, चीफ जस्टिस से मुतालबा कर ले कि जी कोई इंक्वायरी कमीशन बिठाए कि पता चले कि जो सिविलियन मरे हैं उनकी हलाकतें कैसे हुई है। बिल्कुल सही। आज अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि ये मुराद सईद इनके जुलूस में शामिल थे, इनके एहतजाज में शामिल थे, ये जंगजू साथ लेकर आए थे, ये हमलावर होने आए थे। तो बात ये है कि मुराद सईद तो मतलूब भी हैं बकौल हुकूमत के। अता तारड़ साहब ने भी कहा ये छुपे बैठे हैं सीएम हाउस पेशावर में। तो बात यह है कि अगर हुकूमत के पास उस वक्त इतनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन थी तो फिर तो नाकामी है, मुराद सईद को ये पकड़ नहीं सके। अब कहते हैं कि वहां जाकर छापा मारना, पकड़ना अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं है। तो अगर इतनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन थी इन लोगों के पास तो पकड़ लेते मुराद सईद को। जहां तक मुराद सईद की सियासत का ताल्लुक है, वो तशद्दुद से भरपूर शाहकार है। उसने तो कौमी असेंबली के फ्लोर पे भी पुरतशद्दुद हरकतें की हैं। जो 9 मई की जो ऑडियो है वो साबित करती है कि वो एक कोई नॉर्मल शख्स नहीं है। मेरे इल्म में नहीं है कि वो यहाँ इस्लामाबाद आया था या नहीं आया था, वो अता तारड़ साहब खुद बता सकते हैं। उनका ये दावा कि वो सीएम हाउस में है या वहां से भाग गए, मैं इसके बारे में कुछ कहने से कासिर हूँ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मुराद सईद जो है वो कोई सियासी शख्स नहीं है, और वो जो कुछ भी हरकतें हैं वो किसी तौर पर भी सियासी कारकुन वाली नहीं है। लेकिन मेरी नजर में ज्यादा अहम जो बात है वो शाह महमूद कुरैशी का बयान है। वो एक सियासी रहनुमा है, उन्होंने उम्र गुजारी है सियासत में। मेरे ख्याल में जो उनकी बातें हैं वो हमें सुननी चाहिए और मुज़ाकरात के जरिए इस बहरान को हल करना चाहिए। तो आप समझते हैं कि हुकूमत को शाह साहब का जो मुतालबा है कि उन्हें खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, मिलने दिया जाए, और वो बात करना चाहते हैं कि मुफाहमत की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस पर भी कायल करना चाहते हैं वो इमरान खान को, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। हुकूमत को तो इसमें मदद करनी चाहिए शाह महमूद कुरैशी साहब की कि वो खान साहब से मुलाकात अरेंज करवाएं। मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी की ये जो ख्वाहिश है इसका एहतराम करना चाहिए और कोई ना कोई सूरत निकालनी चाहिए कि वो खान साहब से मिल लें। मैं जिस खान साहब को जानता हूं उसमें मेरी पेशगोई आज ही आप सुन लीजिए, वो ये होगी कि वो बात नहीं मानेंगे। खान साहब जो है वो एक खुदकुश सियासत पर मुसर हैं, वो उस तरफ जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि कुरैशी साहब की इस ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए और मुलाकात का मौका फराहम करना चाहिए। लेकिन खान साहब तो वो भी मुज़ाकरात की बात तो करते हैं, वो भी कहते हैं अपनी जो सियासतदान उनसे उनके रहनुमा मिलने जाते हैं कि बात होनी चाहिए, मुफाहमत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। पीटीआई भी पीटीआई के अंदर की लीडरशिप भी मुज़ाकरात की हामी है, बकौल उनके खान साहब भी अब मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मैं आपसे इस हद तक इत्तेफाक करता हूं कि पीटीआई की जो क़यादत है उसका बड़ा हिस्सा जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि ये मामला सियासी तौर पर हल हो। हाँ। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खान साहब इसमें बिलीव नहीं करते। उन्होंने ये जो चंद महीने के लिए जो इत्तेहाद बनाया था जिसमें मौलाना को भी शामिल करने की कोशिश की, अचकजई, मेंगल, उनके साथ जो हशर किया वो उनसे जाकर आप पूछ लें तो हुकूमत के साथ वो क्या मुज़ाकरात करेंगे। वो हमेशा कहते हैं कि जी इन लोगों के पास अख्तियार नहीं है, मैं तो बात करूंगा तो एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। वो कहते हैं हमने बात नहीं करनी। हम क्यों बात करें? आप सियासतदान हैं, आप सियासी रहनुमाओं से बात करें, हुकूमत से बात करें और इसको हल करें। खान साहब का ये इस्तदलाल कि मैंने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, मेरी इस बात की तस्दीक है कि वो सियासी शख्स नहीं है, और क्योंकि उनका कब्जा है उस पूरी जमात पर इसलिए उनका वीटो है
और अब उनकी प्रॉक्सी जो है वो बुशरा बेगम बन गई है, जो उनका अख्तियार चलाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी कार साबिक वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मुल्क में जहां इस वक्त तहरीके इंसाफ की सियासत को लेकर तनकीद हो रही है, गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं, जिसे हुकूमत के जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग ओन कर रहे हैं, कुछ हिमायत में हैं, कुछ इसके ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत है, वहाँ इसकी हिमायत कर रहे हैं, पंजाब में इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। तो इस पर भी कन्फ्यूजन है कि गवर्नर राज ये लगाएंगे नहीं लगाएंगे। पाबंदी लगाना भी आसान नहीं है, गवर्नर राज लगाना आसान भी नहीं है। वहीं इस वक्त मुल्क में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुल्क में सियासी सेटअप की तब्दीली भी हो सकती है। ये चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि शौकत अजीज़ टाइप फार्मूला जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि आने वाले जो नए वज़ीर आज़म हो वो मोहसिन नकवी साहब हों, उनके लिए जो है सेटअप जो है वो उनके हवाले किया जाए। लाहौर की वैसे तो बड़ी कमज़ोर सीटें और भी बहुत सी हैं, लेकिन ओन चौधरी साहब की सीट पर उनको जो है उनको डी सीट करवाया जाए, इन्हें इलेक्शन लड़वाया जाए और इन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाए और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अपनी मर्ज़ी का फिर सेटअप बनाएं। ये डिस्कशन हो रही थी मेरी आज सुबह कंवर दिलशाद साहब के साथ। वो बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ें बता रहे थे। तो फिर हमने उनसे कहा कि आप प्रोग्राम में आकर इस हवाले से और डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। तो कंवर दिलशाद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब। मैं ज़्यादा लंबा इंट्रो इसलिए नहीं दिया, मैंने कहा आपसे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो लोगों तक ज़ाहिर है ऑथेंटिक भी होगी और डिटेल्स भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे। जो हम बात कर रहे थे कि आप सियासी तब्दीली की बात कर रहे थे, शौकत अजीज़ टाइप एक सेटअप लाने की कोशिश हो रही है जिसमें मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म बनाए जाने का इम्कान है। किस हद तक ये पॉसिबल हो सकता है? दरअसल सूरत हाल ये हो गई है कि 26 नवंबर के बाद पूरे पाकिस्तान का सियासी नक्शा जो है नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर तब्दील हो चुका है। ज़ाहिर है कि अवाम के अंदर चहमगोइयाँ तो हो रही हैं, लेकिन हुकूमत की भी जो बहुत सी जो कोताहियाँ हैं वो भी सामने आ गई हैं। यानी वज़ीर आज़म साहब जो थे वो 24 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर तो बिल्कुल मंजर पर नहीं आए, ला ताल्लुक रहे और सारी सूरत हाल को कंट्रोल किया मोहसिन नकवी साहब ने। मोहसिन नकवी साहब का बड़ा तजर्बा है, वैसे चूंकि वो केयर टेकर ग्राउंड के रहे हैं, वजीर आला भी, और उन्होंने बड़ा मिसाली काम किया सूबा पंजाब में। हम उनकी कैबिनेट के बाकायदा हिस्से थे, बाकायदा हम उनके पार्टनर थे उनके। लेकिन मामला ये हो रहा है कि सूरत हाल को देखते हुए जो हमारे आला हल्के हैं, मुकद्दर हैं, जिनके पास कोई इख्तियारात हैं, वो भी ये देख रहे हैं कि जनाब मौजूदा हुकूमत जो है वो मुल्क के सियासी निज़ाम में कोई अहम तब्दीली लाने में वो नाकाम रही है, वो कामयाब नहीं हो सकी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो ऑपरेशन हुआ तहरीक इंसाफ के मार्च पे, ये इस पे हुकूमत की नून लीग की और पीपल्स पार्टी की कोई उनमें कोई रजामंदी शामिल नहीं थी। ऑल्दो हमेशा हुकूमत ये कहती रही कि ताकत से निपटना चाहिए, ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए इस जत्थे को कंट्रोल करने के लिए। नहीं, जाती हैसियत नहीं हुई, बहरहाल उनको कैबिनेट का तो बाकायदा वो भी हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जनाब ये सारा पुलिस एक्शन हुआ है और पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। लेकिन वजीर आज़म साहब क्या फरमा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब ने काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हम जनाब जनरल आसिम मुनीर के बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे साथ तावन किया। तो बिला वजह आर्मी को बीच में ले आए। आर्मी कहाँ बीच में थी? वो तो पुलिस भी थी, रेंजर थी, पर रेंजर ने भी काम नहीं किया, पुलिस ने सारा काम किया, पुलिस एक्शन हुआ है। लेकिन सारे मामला पे उन्होंने मलबा डाल दिया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। जनाब उनकी मशावरत तो नहीं कहा, ये कहा उन्होंने हमें तावन हासिल था, बिला वजह बात कही है। इससे भी मुतल्लिका हल्के जो है बड़े हैरान हो गए। इन हालात को देखते हुए कि सूरत हाल वही चल रही है इस वक्त शहबाज शरीफ की, जो जनरल परवेज मुशर्रफ के वक्त में जफरुल्लाह जमानी की था। जफरुल्लाह जमानी साहब जो थे वो भी बीमार जहन के बीमार थे, वो फिजिकली बीमार थे। वो 12-1 बजे के बाद ही दफ्तर आते थे, वो सारा दिन जो है मसाज करवाते थे।
इन हालात को देखते हुए जनरल परवेज मुशर्रफ ने फैसला किया कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर को तब्दील कर दें। तो तब्दील करने की उनकी पहली नजर पड़ी हमायूं अख्तर पर, लेकिन चौधरी शुजात साहब नहीं माने और उनके जो खास जो थे परवेज मुशर्रफ साहब के सेक्रेटरी तारिक अजीज, वो भी नाराज थे कि सर उनको हमने नहीं लाना। उनको जब हमायूं अख्तर को जो पीछे हटाया गया तो उसके बाद उन्होंने शौकत अजीज को जो है वो सेनेटर थे, वजीर खजाना थे, उन्होंने इस्तीफा दिया सेनेटर से और उन्होंने एटक से और थर पार्कर से इलेक्शन लड़ा। इसके बाद वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। इन हालात में नजर आ रहा है कि भाई ये अगर सारा सेटअप तब्दील हो जाता है तो मुमकिन है कि तमाम सियासी जमातों में अफवाह व तफहीम पैदा हो जाए। और इस लिहाज तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फर्क तो ज्यादा नून लीग को पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के पास तो आईनी ओहदे हैं, वो तो बड़ा सोच समझ कर खेला और उन्होंने बड़ा सेफली प्ले किया हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तो फर्क पड़ेगा तो नून लीग को पड़ेगा। तो क्या नून लीग के लिए इतना एक्सेप्टेबल होगा? देखिए नहीं, नून लीग का तो सबसे बड़ी बात ही हो रही है जो हमें सुनने में आ रहा है, अब ये भी आ रहा है कि जनाब मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी के जो बिलावल जरदारी साहब जिस अंदाज से तनकीद कर रहे हैं, वो नाराज हो रहे हैं, तो इससे नजर ये आ रहा है कि मुमकिन है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो आर्टिकल 91 सब सेक्शन 7 के तहत हुक्म जारी कर दें, एडवाइस जारी कर दें कि शहबाज शरीफ जो है वो एतमाद का वोट ले। तो यहाँ ये भी एक नजर आ रहा है कि एतमाद का वोट लेंगे तो पीपल्स पार्टी पीछे हट जाएगी। और साथ ये भी है कि मुमकिन है MQM भी पीछे हट जाए, क्योंकि MQM के साथ जो वायदा किया गया था कि 26वीं तरमीम कबूल होने के बाद 27वीं तरमीम में उनको आइन के आर्टिकल 141 में लोकल बॉडीज के हवाले से हम तरमीम करेंगे, लेकिन वो नहीं हो सकी। तो आप ये कह रहे हैं जो भी सेटअप आएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा होगी, उनकी रजामंदी से ही होगा सारा कुछ? रजामंदी भी हो जाएगी, ये सारा मामला भी तय हो जाएगा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो आसिफ अली जरदारी के बहुत गहरे दोस्तों में से हैं और आसिफ अली जरदारी इनको बहुत पसंद लाइक भी करते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं, बहुत करीब हैं वो, इतने करीब शहबाज शरीफ जितने के वो जरदारी साहब जो हैं उनको लाइक करते हैं। तो इस तरह मौलाना फजल रहमान भी उनको लाइक करते हैं। तो सारा नजर ये आ जाएगा जब वो अपनी काबीना बनाएंगे तो मुमकिन इमरान खान भी ये सोचे कि जिनसे मैंने जंग लड़ी है, जिनको मैं बाकायदा मैंने उनकी किरदार कुशी करता रहा, वो तो हुकूमत से फारिग हो गए हैं। तो मुमकिन है उनके अंदर भी अफहाम व तफहीम का जो है वो सामने आ जाए कि हम अफहाम व तफहीम कर लेते हैं और 2 साल आराम से गुजारते हैं इलेक्शन के लिए। तो ये सारे मामला। तो आप कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब को लाने के लिए अगर किसी सीट की यहाँ से कुर्बानी देनी पड़ी तो वो ओन चौधरी साहब हो सकते हैं? नहीं, सारे मामले चौधरी शुजात साहब भी सपोर्ट करेंगे, फजल रहमान भी सपोर्ट करेंगे, जरदारी साहब भी सपोर्ट करेंगे, MQM भी सपोर्ट करेगी, सारे सपोर्ट कर देंगे। वो एक साइड में बैठ जाए, अपोजिशन बन जाए। लेकिन हालात नजर ये आ रहे हैं कि आप अपना शौकत अजीज का फार्मूला इस वक्त पाकिस्तान की सही मायनों में अफवाह व तफहीम के लिए आपने मैं आपसे कह रही थी कि आपको इस चीज की भी खबर थी कि अगर किसी सीट की कुर्बानी दे के इनको इलेक्शन लड़ाया जाएगा तो वो ओन चौधरी साहब की सीट होगी। वहां पे भी बड़े सवालात जाहिर उठे थे। ओन चौधरी साहब का तो उस दिन से शुरू हमें सुनने में आ रहा है जब से मोहसिन नकवी साहब सेनेटर बने थे। लेकिन लिहाजा ये भी हो रहा है कि ओन चौधरी साहब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अगर उनको नाअहल करार दे दिया तो बड़ी आसानी से सीट खाली हो जाएगी, या फिर ओन चौधरी साहब जो है बड़े अच्छे समझदार सियासतदान है, इस्तीफा दे के तरफ हो जाएंगे, उनको और कोई सीट मिल जाएगी। लेकिन बहरहाल नजर यही आ रहा है कि एक सीट जो है लाहौर से खाली करवा के और पर इनको मोहसिन नकवी साहब को आइंदा मुस्तकबिल में के अहम जिम्मेदारी सुपुर्द की जा सकती है। इससे मुल्क के अंदर बहुत इस्तेकाम आ जाएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं नए सेटअप के मुताबिक तो इसमें इंस्टेबिलिटी आप कह रहे हैं खत्म हो जाएगी, वो कैसे? वो इसलिए कि इमरान खान का जो अपोजिशन जो है सारी मामला में वो भी खामोश हो जाएंगे कि भी चूंकि हुकूमत तब्दील हो चुकी है और जिनके साथ वो जंग लड़ रहे थे, मुखालफत कर रहे थे, वो घर जा चुके हैं। इस लिहाज से एक नई सेटअप आ गया और नया सेटअप से वो इमरान खान को तो तब तसल्ली होना कि जब उनको हो कि मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं तो शायद अब अदालती फैसले भी बदल जाएं, उनकी अडयाला जेल की जो कैद है वो भी खत्म हो जाए, उनके जो बाकी रहनुमा है उनकी भी कैद खत्म हो जाए, सब जेलों से बाहर आ जाए। उनको तो ये श्योरिटी चाहिए कि ए की गवर्नमेंट बनती है, बी की बनती है, सी की बनती है। इमरान खान सबको तो कंसर्न ये है कि वो जेल से बाहर निकले। नहीं, अफहाम व तफहीम के जरिए मोहसिन नकवी साहब में इतनी सलाहियतें हैं कि वो उनको अफहाम व तफहीम के जरिए संभाल लेंगे, हालात को देखें। अब वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब,
उन्होंने जितने हुए हैं 24 जनवरी से ले हुआ पूरा हंगामा राई हुई, पेशावर से हर जगह लोग डी चौक जाने की कोशिश कर रहे थे। उनका लहजा बहुत ही नरम लहजा था। उनका शेख रशीद की तरह धमकियां नहीं थी कि मैं जमीन में रगड़ दूंगा, मैं नेस्त नाबूद कर दूंगा, मैं इनको नाको चरण चबा दूंगा। वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने कहा जी आप हालात का जायजा लें, मुल्क के अंदर एक गैर मुल्की सरबराह भी आ रहा है, हम आपको संजानी ले चलते हैं, हम आपको पेशावर मोड़ पे ले चलते हैं, हम आपको परेड ग्राउंड में दे देते हैं। ये सारे मामला वो बड़ी खुशनुमी से बात कर रहे थे। और आज अभी खबर में आ गई है कि इमरान खान साहब तो डी चौक पर जाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया था। जी हाँ, अली मोहम्मद खान साहब की मुबैना ऑडियो लीक पर बड़ी बात हो रही है। मुझे ये बताइएगा, क्या मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो राना सनाउल्लाह साहब से सख्त उनके मुकाबले में वजीर दाखिला साबित हुए हैं? क्योंकि हमें 25 मई 2022 का तहरीक इंसाफ को सबक सिखाना याद है राना सनाउल्लाह साहब का। जी हाँ, वो बातें करते थे ना, उनकी धमकियां हो रही थी, राना सनाउल्लाह हो या शेख रशीद हो, लेकिन इन्होंने कोई धमकी नहीं दी। उन्होंने कहा ये फाहम तफहीम कर लेते हैं, एक बहुत बड़ी गैर मुल्की शख्सियत आ रही है, डेलीगेशन आ रहा है, तदारती मुआहदे हो रहे हैं, इस लिहाज से बेहतर ये है कि आप संजानी चले जाएं, परेड ग्राउंड चले जाएं, पेशावर मोड़ चले जाएं। वो सारी बातें हो रही थी, लेकिन बुशरा बीबी ने तो किसी बात को तस्लीम ही नहीं किया और इमरान खान को पता नहीं था। वो तन्हाई में थे, उनके पास कोई नहीं था कम्युनिकेशन या तरीक़ाकार जो बात पहुंच जाती। लेकिन अब बातें लीक हो गई हैं, सबको सामने आ गई है। ये दो ख्वातीन का फैसला था, अलीमा का बुशरा का, कि डी चौक जाना है। डी चौक जाने का तो इमरान खान की कोई पॉलिसी नहीं थी। लेकिन ये सारे मामला सामने आ रहा है और ये बेहतर तरीका होगा अगर इमरान खान साहब भी महसूस करेंगे कि हुकूमत तब्दील हो गई है। और ये मोहसिन नकवी साहब पंजाब गवर्नमेंट में भी रहे हैं वज़ीर आला, उन्होंने भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि इमरान खान को कोई तकलीफ पहुंचती। ये सारे मामला हमें उस काबीना का हिस्सा थे, हम देख रहे थे ना, हमने पंजाब को मसाली सूबा बना दिया। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं? जिस तरीके से पीटीआई को कैंपेन्स करने की इजाजत नहीं थी, आप देखें उनको एहतजाजी रैलीज निकालने, अपनी कैंपेन्स की रैलीज निकालने की इजाजत नहीं थी। तो ठीक है, वो सियासी तौर पर तो वैसे मामला होते रहे, लेकिन काबीना में ये फैसला हुआ था। मैं बताऊं, मैं उस काबीना में बैठा हुआ था, मैं मौजूद था कि उन्होंने हुक्म जारी किया था मोहसिन नकवी ने पुलिस हकाम को, तो चारों सूबों, पूरे जिले जो थे हमारे पूरे पंजाब के, उनको ये हदायत जारी की थी कि जो जलसे जुलूस निकाले अगर पीटीआई तो आपने कोई मुदाखलत नहीं करनी। ये बाकायदा उन्होंने काबीना के इजलास में खिताब किया था। पंजाब के तमाम इजला के जितने भी अपने आईजी थे, डिप्टी कमिश्नर थे, सबको हुक्म जारी किया था। ये बाद में जो कुछ हुआ, ये बात की बातें हैं। बिल्कुल सही। तो आपको लगता है कि एक बार फिर से अगर तहरीक इंसाफ जो है, जो इस्लामाबाद आने की बात कर रही है, ये एक और सियासी गलती होगी इनकी? नहीं, तहरीक इंसाफ के बारे में तो पार्टी इतनी तकसीम हो चुकी है, इस कदर अंदर से बहुत अंदर से हलचल मची हुई है, ये सारे तरीके से महसूस हो रहा है कि पार्टी तकसीम हो चुकी है। आज अली मोहम्मद खान ने जिस अंदाज से बात की वो भी देख ले, सुलेमान राजा को देख लें, अली गौहर को देख लें, ये सारे नाराज ही बैठे हुए हैं। वैसे मसनूई तौर पर, आर्टिफिशियल के तौर पर आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर तो दुखी हैं वो कि हमारी कोई बात ही नहीं सुनता, कोई बात ही नहीं मानता। इस लिहाज से ये मामले भी हो रहे हैं। दूसरा आप ये देखें कि बड़ी बहस चल रही है। एहतजाज पहले भी हुए हैं इनके, आप देखें जब गंडापुर साहब पहले भी आए थे और चले गए थे और केपी असम्बली से जाके बरामद हुए थे। अब की बार बुशरा बीबी की एंट्री ने ज्यादा मामला खराब किए हैं। नहीं, इसके अंदर बड़ी बहस ये हो रही है हुकूमत की। मैं एक और आपको बताऊं, उनकी नाहलियत को देख लें कि बार बार जो है वो कह रहे हैं कि हम इमरजेंसी लगा देंगे, हम गौर राज लगा देंगे, पार्टी को कलदम करार दे देंगे। ये सारी बातें जो हैं हुकूमत की तरफ से आ रही हैं। तो हमने भी बार बार कहा है, हमारे भी एक आईनी तौर पर जो सूझबूझ है उसके मुताबिक पार्टी तो कलदम हो सकती है। पार्टी को कलदम करार कितने जितना मवाद इकट्ठा हो गया है, इतने हालात गमगीर हो गए हैं कि पार्टी को अगर वो गैर कानूनी करार दें, उसके लिए बड़ा आसान तरीका है। बलूचिस्तान असम्बली की करारदाद, पंजाब की करारदाद और पार्लियामेंट की भी करारदाद आ सकती है। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला वो भी इसके आड़े आ सकता है। वो तो कर सकते हैं। पार्टी को कलदम करार देने के इख्तियारात हैं वफाकी हुकूमत को, और उसके बाद ये फैसला रेफरेंस भेजना पड़ेगा ना उन्हें कोर्ट में। रेफरेंस भेजने के वो आईनी बेंच में जाएगा, तो आईनी बेंच जो है वो भी हालात को देखते हुए कोई फैसला जो है मुमकिन है कि हुकूमत के
तो तौसीक कर दें, हालात को देखते हुए, तमाम चीज़ों को देखते हुए। तो उनकी मर्जी है, उनके अपने फैसले होने हैं। फुल कोर्ट बैठेगी 8-9 जजों पर। लेकिन एक और बात जो सबसे बड़ी अहम बात आ रही है, वो बात ये आ रही है कि हुकूमत के पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो इमरजेंसी लगा दें या गवर्नर नाफिज कर दें। इसके लिए आर्टिकल 234 के रास्ते पर रुकावट है कि सूबाई असम्बली की करारदाद सूबाई असम्बली की बहुत जरूरी है। वो तो ज़ाहिर है, लेकिन वो भी अगर देखें, नहीं ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन वो भी अगर 10 दिन के अंदर मंजूरी वहां से नहीं आती तो फिर सेनेट और असम्बली की कौमी असम्बली से मंजूरी 10 दिन के अंदर फिर ऑटोमेटिकली हो जाती है। वो पर तो ठीक है, रास्ता निकला, रास्ता तो हर आईने में दिया होता है, लेकिन बहरहाल जिसके बाद तो पार्लियामेंट में कह जाएगा ना, पार्लियामेंट में वहाँ पर आज जैसे बिलावल का बयान आ गया कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ फजल सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ 2/3 मेजॉरिटी कहाँ से मिलेगी उनको? वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिल सकती। तो वो तो नहीं हो सकता कि पार्टी का गवर्नर नाफज करें या कोई इमरजेंसी लगाएं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये भी विफाक में खौफ तो है कि केपी असम्बली जो है वो फेडरेशन के खिलाफ ना करारदाद मंजूर कर दे, उससे भी बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा, जो हमारी जो 18वीं अमेंडमेंट में जो फेडरेशन जो थी, वो फेडरेशन ही थी। फेडरेशन की बजाय कन्फेडरेशन जा रहा था। इतने सूबों को इख्तियार दे दिए गए कि वफाकी हुकूमत बेबस हो गई, बेबसी नजर आ रही है, कुछ भी नहीं कर सकती, ना मर्जी सिर लगा सकती है, ना गवर्नर लगा सकती है। ये सारे मामलात 18वीं अमेंडमेंट में हुए, लेकिन खतरात तो है ना मुल्क के अंदर भी। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दे, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।